जय हिंद। आइए देखते हैं सेट थ्योरी की एक वीडियो जिसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, वो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। उसका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ आप देखेंगे पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप सेट थ्योरी के बारे में जो शुरू में डायरेक्शन दी गई है उसे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो शॉर्ट में समझ लीजिए एक बार फिर से। समुच्चय सिद्धांत समुच्चय का प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। संपूर्ण गणित खासकर आधुनिक गणित में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था और इसके अनुसार क्या है, समुच्चय की संकल्पना उसके अंतर्गत आता है कि जैसे अनाज का ढेर, भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, टी सेट, डिनर सेट, इस प्रकार व्यक्तियों का समूह। तो ये जो यूनियन के लिए जो जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं गणित में, इन सब के स्थान पर एक शब्द समुच्चय प्रयोग किया जाता है, अर्थात सेट। समुच्चय प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं का समूह या पदों का समूह समुच्चय कहलाता है जब उनमें कोई विशेष गुण विद्यमान हो। समुच्चय संकेत, समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर्स में, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स से नोट करते हैं और उनके अवयवों को धन कोष्ठक के भीतर लिखकर छोटे मतलब कॉमा लगाकर छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, रोस्टर विधि और गुण विधि। रोस्टर विधि में और भी नाम है, जैसे सारणी विधि, तालिका विधि, टेबल बनाना है। और यहाँ क्या है, गुण विधि, गुण विधि या निर्माण विधि। अब देखते हैं, उसमें बताया था x a का अवयव है, तो x a का अवयव है तो किस तरीके से चिन्ह लगाते हैं। इस तरीके से लिखा है x a का अवयव है, x a का अवयव है। अब यहीं पे समझने वाली बात है ये कि आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमेशा कोई फॉर्म फिल करना हो या किसी को एड्रेस बताना हो या जो भी हो, आप अपना नाम लिखने के बाद ही तो अपने पापा का नाम लिखते हैं। अपना नाम पहले लिखते हैं, फिर सन ऑफ फलाने सिंह, इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से लिखते हैं तो वही यहां समुच्चय कह रहा है। समुच्चय क्या कह रहा है, x a का अवयव है, यानी जो x है वो a का बेटा है। x a का बेटा है, a का ये कोई एक भाग है। तो अब आप समझ में आ गए होंगे। जैसे हम लिखते हैं सूरजराम सन ऑफ सुश्री बनवारी लाल, इस तरीके से लिखते हैं, सूरजराम सन ऑफ स्वश्री बनवारी लाल राजपूत। तो पहले अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद पिताजी का नाम लिखते हैं। ऐसे ही आप भी लिखते होंगे, ऐसे ही और चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इस तरीके से नाम लिखते हैं। क्यों, वो उसकी संतान है तो उसे सन ऑफ या डॉटर ऑफ इस तरीके से लिख के लास्ट में लिखते हैं। बस वही काम यहाँ देखना है। x a का अवयव है, x जो है वो a का अवयव है, x a का एलिमेंट है। तो जब x a का एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ तो ई बनाएंगे इस तरीके से। ये हो गया x a का अवयव है। अब यहीं पर लिखा होता, जैसे हम अपना कह रहे हैं कि सूरजराम स्वश्री बनवारी लाल राजपूत के पुत्र हैं, तो पुत्र हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, सूरज सन ऑफ
सन ऑफ करके लिखते हैं। इस तरीके से लिखते हैं। और किसी लड़की का नाम आ जाए, लड़की का नाम आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। लड़की का नाम लिखा रामा। अब यहां क्या लिखेंगे? डॉटर ऑफ किशन। तो आप देख रहे हैं कि एक्स ए का अवयव है, तो वहां क्या ई का इस्तेमाल किया गया। ये पुत्र हैं तो सन एस का इस्तेमाल किया गया। ये पुत्री है तो डी डॉटर का इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही यदि आप किराए पे रहते हैं, जब किराए पे रहते हैं तो इसी तरीके से किराए के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? केयर ऑफ। किराए के लिए क्या लिखते हैं? सूरज केयर ऑफ। तब मालिक का नाम आएगा, जो भी मतलब मकान मालिक है या जिस फ्लैट में आप रहते हैं वो नाम आएगा। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार है या नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं है, तो ये कट जाएगा। सन मतलब पुत्र नहीं है तो पुत्र। इस हिसाब से अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है संकेतन का प्रयोग करके निम्न को लिखिए। एक्स ए का अवयव है, तो ये तो हमने बता ही दिया इधर ही। चलिए यहां सॉल्व करते हैं, जगह तो यहां भी है। चलिए देखते हैं। एक्स ए का अवयव है। जब एक्स ए का अवयव है तो किस तरीके से आएगा? एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स बिलोंग्स टू ए। आप इधर चाहे इधर लिख लें, कहीं भी उसका जहां भी आपकी इच्छा हो। सॉल्यूशन कॉपी पर तो आप बना ही रहे होंगे, समझ में आना चाहिए बस। एक्स ए का अवयव है, पहला ए पार्ट क्लियर हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या लिखा है? बाई कॉमा एस का अवयव नहीं है। बाई एक्स बाई एस का अवयव नहीं है। जब नहीं है तो इसे काट दिया, नहीं है तो कैंसिल कर दिया। बाई एस का एलिमेंट नहीं है। जब नहीं है तो बाई नॉट बिलोंग्स टू एस। फिर लिखा है एक्स कॉमा बाई दोनों ए के अवयव हैं। एक्स कॉमा बाई दोनों ए के अवयव हैं। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ए बी सी जो पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए थे, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपके, कि जैसे आप दैनिक जीवन में व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, आवेदन करते हैं, कहीं एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस लिखते हैं तो अपना नाम लिखने के बाद पिताजी का नाम लिखते हैं, पहले अपना नाम लिखते हैं। ऐसे ही चाहे वो लेडीज हो और चाहे वो जेंट्स हो, जब अपना एड्रेस देता है तो बाद में सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, इस तरीके से लिखा जाता है। तो वही है एक्स ए का अवयव है। ये जो एक्स है वो ए का एलिमेंट है, या यूं कह दीजिए भाषा में, अपनी भाषा में, ये एक्स है वो ए का बेटा है। जब बेटा है तो बेटा का नाम पहले लिखा जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही बाई एस का अवयव नहीं है, तो अवयव नहीं है, नहीं की बात है, तो बाई नॉट बिलोंग्स टू एस। एक्स वाई दोनों ए के अवयव है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से नोट हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा है ट्रू एंड फॉल्स छांटिए। ट्रू एंड फॉल्स, सत्य तथा असत्य छांटिए, पहला पार्ट। 3 बिलोंग्स टू
धन कोष्टक लगाए 2 3 5, 2 3 5, ये पूरा एक परिवार है, परिवार में 2 3 5 लिखा है और ये 3 लिखा है। क्या 3 इसमें बिलोंग करता है? तो 3 देखेंगे इसमें है। जब 3 इसमें है तो इसका मतलब ये कैसा होगा? ट्रू होगा। ये कैसा है? सत्य है पहला। 3 उस दिए गए बड़े जो धन कोष्टक के अंतर्गत, मझले कोष्टक के अंतर्गत लिखा है, तो ये इसमें बिलोंग करता है। 3 है इसमें, है तो इसका मतलब सत्य है। दूसरा 7 बिलोंग्स टू 3 4 5, 7 इसमें है? नहीं है। जब नहीं है तो ये कैसा होगा? फॉल्स, गलत है। ये तो सही है और ये गलत है। इसके बाद देखें ई अवयव है ए ई आई ओ यू का, तो ई अवयव इसका है। हाँ, ई इसमें आया है, ई इसका अवयव है निश्चित रूप से। जब है तो ये क्या है? इसका मतलब ट्रू है। आई नॉट बिलोंग्स टू ए ई आई ओ यू, ये कह रहा है आई इसका अवयव नहीं है, जबकि हमें दिखाई दे रहा है इसमें आई है। वो कह रहा है आई इसका अवयव नहीं है, और जबकि इसमें दिखाई दे रहा है कि आई है, और वो नहीं कह रहा है। क्यों? नॉट बिलोंग्स टू लगा है। जब नॉट बिलोंग्स टू लगा जबकि आई इसमें है, तो ये है, ये जैसे ही अपोजिट कर दिया। ऐसे प्रश्न जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो कंपटीशन की परीक्षाओं में भी आते हैं। पूरी लैंग्वेज लिखी होगी, लैंग्वेज लिखते लिखते जैसे ही पेज एंड होने वाला है, इधर आने वाला है, उधर लिख दिया निम्नलिखित में कौन सी विषम संख्या नहीं है, कौन सी विषम संख्या नहीं है, और नहीं लगा दिया। आप पढ़ के गए, आपने जैसे ही विषम पढ़ा बस एकदम आप एक्साइटेड हो गए, आपने देखा विषम देखना है, विषम पे टिक लगा दिया और आगे बढ़ गए। आपका क्वेश्चन एकदम गलत हो गया। गलत किसके कारण हुआ? उसने पूरा सेंस बदल दिया। किंतु बट परंतु ये शब्द ऐसे हैं जो एकदम पूरी भाषा को बदल देते हैं। तो बट किंतु परंतु इन पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ये पूरा सेंस ही बदल देते हैं। तो नॉट बिलोंग्स टू, आई इसमें है, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये कह रहा है नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है? फॉल्स है। यहां क्या लिखा है? 8 नॉट बिलोंग्स टू एक्स सच दैट का निशान लगा सकते हैं, या ये जैसे स्लैश लगा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो ये तो हम भी जानते हैं कि 8 एक सम संख्या है, लेकिन उसने क्या नॉट का लगा के, नॉट नहीं लगा के पूरे का सेंस बदल दिया है, यानी ये अपोजिट हो गया है पूरा। तो 8 सम संख्या नहीं है, ये कह रहा है कि 8 सम संख्या नहीं है, जबकि मुझे पता है कि 8 सम संख्या है। तो ये भी कैसा है? फॉल्स है, फॉल्स। एफ पार्ट 6 बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स विषम संख्या। अब ये कह रहा है 6 विषम संख्या है, जबकि मुझे पता है 6 विषम संख्या नहीं है। अब नहीं का तो निशान लगा नहीं है, ये कह रहा है 6 विषम संख्या है, तो ये फिर से गलत कह रहा है, फॉल्स। आयत नॉट बिलोंग्स टू वर्ग, आयत नॉट बिलोंग्स टू वर्ग, यहां पर ये आया आयत को वर्ग कह सकते, आयत वर्ग नहीं है, आयत वर्ग में बिलोंग नहीं करता। तो आयत वर्ग में बिलोंग नहीं करता, तो ये ठीक है, ये ठीक है कि वर्ग तो आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग आयत हो सकता है। आयत की पहचान क्या है? वो है चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री राइट एंगल ही होता है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर,
उसमें कहा जाता है आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो आयत वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। इस कारण ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो कैसा है, सत्य है। आयत वर्ग में बिलोंग नहीं करेगा, वर्ग आयत में बिलोंग करेगा। एच पार्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिलोंग्स टू भारत गणराज्य के राष्ट्रपतियों का समुच्चय। अब जानते हैं जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, तो भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो जवाहरलाल नेहरू लिखा है ये कौन थे, प्रधानमंत्री। तो यहां इसने घुमाने की कोशिश की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत गणराज्य के राष्ट्रपतियों का समुच्चय। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति कहां थे, ये तो क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो ये भी कैसा है, फॉल्स है, फॉल्स, गलत दिया गया है, गलत दिया गया है। प्रधानमंत्रियों का समुच्चय लिखा होता तब तो ठीक था, या फिर यहां लिखा होता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ गया होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समुच्चय के अवयवों को लिखिए। अब इनके एलिमेंटों को लिखना है, चाहे आप उसे ए से दर्शा दें, समुच्चय को, समुच्चय की बात हो रही है, समुच्चय को चाहे आप ए से दर्शा दें, चाहे आप एस से दर्शा दें, या धन कोष्टक लगा के छोड़ दें, उसे किसी के बराबर नहीं दिखाया, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन समुच्चय ये ध्यान रखना है, हमेशा मंझले कोष्टक के अंतर्गत लिखते हैं। कोई भी पद रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी पद रिपीट नहीं होना चाहिए। पदों को अलग अलग करने के लिए अल्पविराम अर्थात तो कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से उसे समुच्चय को दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कौन सा दिया गया है, आइए देख लेते हैं। पहला समुच्चय, पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, इधर कर देंगे सॉल्व। चलिए बाद में मिटा देंगे, इधर सॉल्व कर देंगे, क्योंकि नीचे लिखना है, ये नीचे ही लिख देते हैं सामने। 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। लेकिन इसने पूछा क्या है, 12 से कम, यानी 12 भी नहीं आएगा, 12 से कम वाला चाहिए। तो 12 से जहां कम हो रुक जाइए, संख्याओं का समुच्चय बनाना है। तो यहाँ क्या आएगा, 2, 4, 6, 8 और 10। ये होगा कन्फर्म, 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। इवन नंबर चाहिए सभी, तो 2, 4, 6, 8, 10। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सप्ताह के दिनों के नामों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों के नामों का समुच्चय। सप्ताह जानते ही आप, 7 दिन होते हैं, शब्द भी स्पष्ट है सप्ताह। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हमें क्रम में ही लिखना है, क्रम के सोमवार से स्टार्ट होता है, कोई कहेगा सोमवार से स्टार्ट होता है, कोई कहेगा संडे से स्टार्ट होता है, कोई कहेगा कि बुधवार से स्टार्ट होता है। अरे आप जैसे भी लिख सकते हैं, जहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, आगे पीछे हो जाए तब भी यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि वो सीरियल में ही हो, जैसे भी हो लिख जाए। सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
गुरुवार लिखा है, बृहस्पतिवार। आगे, हफ्ता के दिनों के नामों का समुच्चय। एक जगह सप्ताह लिखा है, एक जगह हफ्ता लिखा है। तो हफ्ता क्या है, आपने देखा होगा गांव में पहले, जिन गांव में कहने मतलब राजवा है, बम्बा है, नहर है और क्या कहते हैं गूल है, तो बम्बा में से जब गूल जाती है तो गूल कहाँ जाती है, खेतों पर। और खेतों पर अलग अलग डिवाइडेशन किस हिसाब से होता है कि आज आपको पानी भरना है, कल इनका नंबर है, अगली बार आपको पानी अपने खेत में चलाना है, अगले दिन श्याम को अपने खेत में पानी चलाना है, अगले दिन राम को अपने खेत में पानी चलाना है, अगले दिन श्याम को अपने खेत में पानी चलाना है। तो क्या है, दिन तो वही है 7। तो यहाँ क्या होता था, तब क्या बोला जाता था कि जैसे कोई दूसरा पानी चला रहा है तो उसका गए, हमने पानी बंद कर दिया और हमने क्या कहा, हमारा हफ्ता है, आप नहीं पानी चला सकते, हम चलाएंगे क्योंकि हमारा हफ्ता है, हमारा हफ्ता है। यानी अगर हमारा हफ्ता सोमवार को आता है तो अगले लौट के फिर कहाँ, सोमवार को ही आएगा। तो सोमवार से सोमवार तक या मंगलवार से मंगलवार तक या बुधवार से बुधवार तक, इसे कहते हैं हफ्ता। तो ये कैसे, जैसे 8 दिन हो गए, जिस दिन से आप शुरुआत करेंगे बस उसी से एंड होगा, चाहे आप किसी भी प्रकार लिखें। सप्ताह में तो आपने देखा सोमवार से स्टार्टिंग हुई और लास्ट कहाँ आ गया, रविवार। तो ये तो क्या हो गया, सप्ताह हो गया। अब हफ्ता की बात आई तो हफ्ता जिस दिन शुरुआत होता है उसी दिन उसका एंड होता है। तो सोमवार से लेकर सोमवार तक, तो पानी जब लगाते हो तो किसका हफ्ता है, आप उसके हफ्ता में पानी नहीं चला सकते, आप अपने हफ्ता में पानी चलाइए। आपका हफ्ता किस दिन आता है, सोमवार को अगर आपने पानी चलाया था तो अगला लौट के वापस सोमवार को ही पानी मिलेगा, यानी 8वें दिन, ये कहलाता है हफ्ता। तो हफ्ता यहां देखेंगे तो हफ्ता के अंतर्गत आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो हफ्ता को इस तरीके से लिखना है। अब हफ्ता के बाद लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, वर्ष के महीनों के नामों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों के नामों का समुच्चय, यहाँ आप वर्ष के महीनों के नामों का समुच्चय, तो इस तरीके से कन्फ्यूज ना हो जाए। कुछ लोग है ना हिंदी में लिख नहीं पाते हैं। हिंदी के नाम क्या थे, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन, फिर आ गई चैत, वैशाख, इस तरीके से। तो जरूरी नहीं है आप इन्हें ही नोट करना है, इन्हें नोट नहीं भी करते हैं तब भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें हिंदी के नामों में लिखना है या अंग्रेजी के नामों में लिखना है, तो किसी में भी लिख सकते हैं महीनों के दिनों का समुच्चय। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, शॉर्ट में लिखा है, आप जानते हैं। इन्हें तो सभी जानते हैं, इन्हें तो कक्षा 1 में शिशु वाला जानता है, लेकिन जो हिंदी वाले नाम थे वो हो सकता है कि आप बीएससी में पहुंच गए हो फिर भी आपको हिंदी वाले नाम ना याद हो। याद कर लीजिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी के नाम भी आपको आने चाहिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है ऊपर, 1 से 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय बनाओ। 1 से 30 तक हमें जाना है, 1 से 30 तक, मतलब 30 भी इसमें शामिल है,
पीछे क्वेश्चन था 12 से कम, तो 12 उसमें शामिल नहीं था। अब यहाँ लिखा है 30 तक, तो 1 से 30 तक हम जा सकते हैं उसके रूल के अकॉर्डिंग, जो भी उसमें कहा जाए तो 30 तक जा सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, ए पार्ट में लिखा हुआ है समुच्चय बनाना है आपको। ए पार्ट जिनके अंत में 5 हो। हालांकि चलिए हम लिख देते हैं पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 रफली लिख लिया, रफ के अनुसार लिख लिया 1 से 30 तक। अब पहला जो कहा गया जिनके अंत में 5 हो, ऐसा समुच्चय बनाना है जिसके एंड में 5 हो। तो एक तो ये आया 5, ठीक। फिर दूसरा क्या आएगा, 5 के बाद यहां आएगा, क्या आएगा 15, फिर क्या आएगा 25, उसके बाद तो आएगा नहीं। तो यही बन गया, समुच्चय तैयार हो गया। वह समुच्चय बनाइए जिसके अंत में 5 हो, तो क्या क्या आएगा 5 15 और 25, 5 15 एंड 25। जिनके अंत में 7 हो, तो ठीक इसी तरीके से इसे भी बना सकते हैं 7 17 27, इसी तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। जिनके अंत में 0 हो, तो 0 किस किस के अंत में 10 20 और 30 सभी लोग लिख सकते हैं। जिनमें अभाज्य संख्याएं हों, तो अभाज्य वालों को लिखना है। अभाज्य वालों को लिखिए। तो अभाज्य क्या क्या होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 23 के बाद क्या आएगा 29। ये क्या है, अभाज्य संख्याओं से बना हुआ समुच्चय। अभाज्य संख्याएं जिनमें सम संख्याएं हो। अब सम संख्याओं का बनाइए, तो सम का बनाएंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। इस तरीके से सम संख्याओं का समुच्चय बन गया। इसके बाद जिनमें विषम संख्याएं हों, अब ओनली किसका बनाना है, विषम संख्याओं का। तो विषम का बनाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 विषम संख्याओं का समुच्चय बन गया। ये भी तैयार हो गया। तो ये काफी सरल क्वेश्चन था। यहाँ तो केवल डिजिटों की नॉलेज हो वो आपको है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इनको याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इलाहाबाद शब्द में आए स्वरों का अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पर अगर आप स्वरों की बात करें ए पार्ट के अंतर्गत, अगर स्वरों की बात करें तो स्वर ए, केवल इसमें ए ही स्वर है। और ए कितने बार आया, 4 बार आया। लेकिन समुच्चय की पहचान ही क्या है, समुच्चय के रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए समुच्चय में एक अक्षर एक ही बार आना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो पुनरावृत्ति ना हो तो एक ही बार आना चाहिए। यानी यहाँ क्या आएगा, केवल ए स्वर है, केवल कितने बार आएगा, एक बार। उसके बाद बी पार्ट में लिखा है कि अक्षरों का समुच्चय लिखिए। अब टोटल अक्षरों का समुच्चय लिखिए। जब टोटल अक्षरों का समुच्चय लिखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ए एल, फिर क्या आएगा एच के बाद क्या आएगा बी, और बी के बाद क्या आएगा डी। और इन्हें कॉमा के माध्यम से सभी को अलग अलग करेंगे। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आपको इस तरीके से पढ़ाया कि कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विधिवत तरीके से आपके टोटल समझ में
आ गया होगा। आगे प्रश्न ये 5 कंप्लीट हो चुके हैं, 6 प्रश्न को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।